अरे ये भिखारी क्या कर रहा है यहाँ? इस भिखारी को बैंक से बाहर निकालो। भिखारी नहीं हूं मैं दिखाऊंगा मेरी औकात। तारीख 15 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार। राजस्थान की राजधानी जयपुर का सबसे व्यस्त इलाका MI रोड। सुबह के ठीक 11:00 बज रहे थे। सड़क पर गाड़ियों का शोर था और फुटपाथ पर लोगों की भारी भीड़। इसी सड़क के किनारे खड़ी थी एक आलीशान इमारत, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था इंडस ग्लोबल बैंक। यह शहर का सबसे बड़ा और आधुनिक बैंक था, जहां केवल करोड़पति और बड़े कारोबारी ही नजर आते थे। बैंक के मुख्य द्वार पर लगे भारी कांच के दरवाजे के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर रुकते हैं। उनका नाम था दीनानाथ शर्मा। दीनानाथ जी की उम्र लगभग 75 वर्ष रही होगी। उन्होंने एक बहुत ही साधारण, हल्का मटमैला सफेद कुर्ता और साधारण धोती पहनी हुई थी। पैरों में बरसों पुरानी चमड़े की चप्पलें थीं, जो कई जगह से घिस चुकी थीं। उनके एक हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी थी और दूसरे हाथ में एक खाकी रंग का पुराना सा लिफाफा, जिसके कोने थोड़े मुड़ चुके थे। जैसे ही दीनानाथ जी ने बैंक के अंदर कदम रखा, वहां की ठंडी वातानुकूलित हवा ने उनका स्वागत किया। बैंक के अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था। मखमली कालीन, चमकते हुए फर्श और महंगे झूमर। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि शायद कोई रास्ता भटक गया है या कोई मदद मांगने आया है, लेकिन दीनानाथ जी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। बैंक के अंदर कई ग्राहक मौजूद थे। कोई सूट बूट पहनकर लैपटॉप पर काम कर रहा था, तो कोई अपने महंगे फोन पर ऊंची आवाज में सौदेबाजी कर रहा था। दीनानाथ जी धीरे धीरे चलते हुए पूछताछ काउंटर की तरफ बढ़े। वहां एक महिला कर्मचारी बैठी थी, जिसका नाम था कविता। कविता अपने कंप्यूटर पर बहुत तेजी से काम कर रही थी और बीच बीच में अपने फोन पर संदेश देख रही थी। दीनानाथ जी ने काउंटर के पास पहुंचकर बड़े ही आदर के साथ कहा, बेटी नमस्ते, जरा इसे देख लीजिए। मेरे खाते में कुछ समस्या आ रही है। लगता है मेरा लेन देन रुक गया है। कविता ने अपना सिर ऊपर उठाया और दीनानाथ जी के साधारण पहनावे को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने बिना किसी आदर के रूखे स्वर में कहा, बाबा, आप शायद किसी गलत जगह आ गए हैं। यह इंडस ग्लोबल बैंक की मुख्य शाखा है। यहां खाता खोलने के लिए भी न्यूनतम 5 लाख रुपये की जरूरत होती है। आप अपना लिफाफा लेकर किसी सरकारी बैंक में जाइए, वहां आपकी मदद हो जाएगी। दीनानाथ जी ने नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मुझे पता है यह कौन सा बैंक है। मेरा खाता इसी बैंक में है और बहुत पुराना है। तुम बस एक बार यह लिफाफा खोलकर इसमें लिखी जानकारी जांच लो। कविता को यह बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि यह बुजुर्ग उसका कीमती समय खराब कर रहा है। उसने झटके से वह लिफाफा लिया और बिना खोले ही अपनी मेज के एक कोने में पटक दिया। उसने कहा, अभी बहुत काम है। आप वहां कोने में जो कुर्सियां लगी हैं, वहां जाकर बैठ जाइए। जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब देखूंगी। और हां, अगर आपका खाता यहां नहीं निकला तो आपको तुरंत बाहर जाना होगा। दीनानाथ जी बिना कुछ कहे मुड़े और वेटिंग एरिया की तरफ चल दिए। वहां बैठने के लिए बहुत आरामदायक सोफे लगे थे, लेकिन वहां बैठे अन्य अमीर ग्राहक दीनानाथ जी को देखकर अपनी नाक सिकोड़ने लगे। एक व्यक्ति जो महंगा इत्र लगाए हुए था, वह दीनानाथ जी के पास बैठने से कतराते हुए दूसरी तरफ खिसक गया। वह अपने दोस्त से फुसफुसाते हुए कह रहा था, पता नहीं आजकल बैंक वाले ऐसे लोगों को अंदर क्यों आने देते हैं। इससे बैंक का स्तर गिरता है। दीनानाथ जी ने यह सब सुना, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप एक कोने की कुर्सी पर बैठ गए और अपनी छड़ी को सहलाने लगे। करीब 1 घंटा बीत गया। बैंक में लोगों का आना जाना जारी था। कविता ने कई नए ग्राहकों की फाइलें निपटा दीं, लेकिन उसने दीनानाथ जी के लिफाफे की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। तभी दीनानाथ जी दोबारा उठे और कविता के पास जाकर बोले, बेटी, क्या अब तुम इसे देख सकती हो? या फिर अगर तुम व्यस्त हो तो मुझे मैनेजर साहब से मिलवा दो। मुझे उनसे कुछ निजी काम भी है। कविता ने अब अपना आपा खो दिया। उसने जोर से कहा, बाबा, आपको समझ नहीं आता? मैनेजर साहब शहर के बड़े कारोबारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उनके पास आपके जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। आप जाकर बैठिए, वरना। तभी बैंक के मैनेजर राजेश अपने केबिन से बाहर निकले। वह किसी क्लाइंट को छोड़ने बाहर आए थे। राजेश ने जब देखा
कि एक बुजुर्ग व्यक्ति काउंटर पर बहस कर रहा है, तो वह वहां पहुंचा। राजेश बहुत ही घमंडी स्वभाव का व्यक्ति था। उसने दीनानाथ जी को देखा और फिर कविता से पूछा, कविता, क्या मामला है? यह शोर क्यों हो रहा है? कविता ने कहा, सर, यह बाबा कब से परेशान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इनका खाता इसी बैंक में है और अब आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। राजेश ने दीनानाथ जी को एक तिरस्कार भरी नजर से देखा और हंसते हुए बोला, बाबा, देखिए, इस बैंक के मैनेजर के कमरे में दाखिल होने के लिए भी एक स्तर चाहिए होता है। आप जिस तरह के कपड़े पहने हैं, उससे तो लगता है कि आपके पास बैंक आने का बस किराया भी मुश्किल से होगा। हमारे पास बहुत काम है, आप कृपया यहां से चले जाइए। हमारे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। दीनानाथ जी ने शांति से कहा, बेटा, इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों और उसकी पहचान से जानना चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम एक बार मेरा रिकॉर्ड देख लो। राजेश ने उपहास करते हुए कहा, मुझे सालों का अनुभव है बाबा। मैं चेहरा देखकर बता देता हूं कि किसके पास कितना पैसा है। आपकी शक्ल पर गरीबी लिखी है। अब बहस मत कीजिए और बाहर निकलिए। इसी बीच बैंक का एक जूनियर क्लर्क वरुण, जो बाहर से कुछ फाइलें लेकर लौटा था, उसने यह सब सुना। वरुण एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसके मन में बुजुर्गों के लिए बहुत सम्मान था। उसे मैनेजर राजेश का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब दीनानाथ जी वापस अपनी कुर्सी पर बैठने जा रहे थे, वरुण उनके पास गया। वरुण ने बड़े प्यार से कहा, बाबा, आप परेशान मत होइए। आप मुझे अपना लिफाफा दीजिए, मैं चेक करता हूं कि क्या दिक्कत है। दीनानाथ जी ने वरुण को देखा और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने वह लिफाफा वरुण के हाथ में दे दिया। वरुण उस लिफाफे को लेकर अपने कंप्यूटर पर गया। जैसे ही उसने लिफाफे से कागज निकाला और उसमें लिखा, अकाउंट नंबर सिस्टम में डाला, उसके हाथ कांपने लगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो जानकारी उभरी, वह हैरान करने वाली थी। वह खाता किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था। उस खाते में जमा राशि इतनी थी कि उसे गिनने में भी समय लग जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस खाते के विवरण में लिखा था, ओनर एंड चेयरमैन ऑफ इंडस ग्लोबल ग्रुप। वरुण को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने दोबारा चेक किया। दीनानाथ शर्मा कोई साधारण बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि वह इस बैंक के संस्थापक और 60% शेयरों के मालिक थे। वह व्यक्ति जिसकी तस्वीर बैंक के मुख्य कार्यालय में सबसे ऊपर लगी थी, आज फटे पुराने कुर्ते में उनके सामने खड़ा था। वरुण तुरंत खड़ा हुआ और दौड़कर मैनेजर राजेश के केबिन में गया। राजेश उस समय एक विदेशी ग्राहक को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। वरुण ने बिना अनुमति अंदर जाकर कहा, सर, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। राजेश चिल्लाया, वरुण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? देखते नहीं मैं मीटिंग में हूं। वरुण ने कांपते हुए स्वर में कहा, सर, जिस बुजुर्ग को आपने अभी अपमानित करके बाहर बैठने को कहा, वह कोई और नहीं बल्कि श्री दीनानाथ शर्मा जी हैं। वह इस बैंक के मालिक हैं। राजेश के हाथ से कॉफी का मग छूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? वह भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी मालिक कैसे हो सकता है? वरुण ने कंप्यूटर से निकाली हुई रिपोर्ट राजेश के सामने रख दी। रिपोर्ट देखते ही राजेश की बोलती बंद हो गई। उसने तुरंत बाहर की तरफ देखा, जहां दीनानाथ जी चुपचाप बैठे थे। राजेश के पसीने छूटने लगे। उसे अपनी पूरी नौकरी और करियर खतरे में नजर आने लगा। राजेश भागता हुआ केबिन से बाहर आया। उसके पीछे पीछे कविता और अन्य कर्मचारी भी आए, जिन्हें अब तक सच्चाई का पता चल चुका था। राजेश ने दीनानाथ जी के पास जाकर उनके पैर छूने की कोशिश की और गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। दीनानाथ जी अपनी जगह से खड़े हुए और बड़े ही शांत स्वर में बोले, राजेश, कल तुमने कहा था कि तुम्हें चेहरा देखकर इंसान की हैसियत पहचानने का सालों का अनुभव है, तो आज तुम्हारा वह अनुभव कहाँ गया? क्या तुम्हारी नजरों में इंसानियत की कोई कीमत नहीं है? क्या इस बैंक में केवल उन्हीं का सम्मान होगा जो महंगे कपड़े पहनकर आएंगे? पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। जो ग्राहक पहले मजाक उड़ा रहे थे, वे अब अपनी नजरें चुराने लगे। दीनानाथ जी ने आगे कहा, मैंने इस बैंक की स्थापना यह सोचकर की थी कि यहां हर आम और खास व्यक्ति को समान सम्मान मिलेगा। लेकिन आज तुमने और कविता ने साबित कर दिया कि तुम लोग इस बैंक की विचारधारा के लायक नहीं हो।
तभी दीनानाथ जी के साथ आए एक व्यक्ति, जो वास्तव में उनका कानूनी सलाहकार था और साधारण कपड़ों में पीछे से दाखिल हुआ था, उसने एक बड़ा ब्रीफ केस खोला। उसने कुछ दस्तावेज निकाले और दीनानाथ जी को दिए। दीनानाथ जी ने वरुण को अपने पास बुलाया और कहा, वरुण, आज जब सब मेरा अपमान कर रहे थे, तब केवल तुम ही थे जिसने अपनी जिम्मेदारी और इंसानियत निभाई। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के लिए मैं तुम्हें आज इसी वक्त इस शाखा का नया मैनेजर नियुक्त करता हूं। यह सुनकर वरुण की आंखों में आंसू आ गए। वहीं दूसरी तरफ राजेश और कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीनानाथ जी ने राजेश की तरफ देखते हुए कहा, राजेश, तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जाता है। तुम्हें अब फील्ड में जाकर गांव-गांव घूमकर उन किसानों की मदद करनी होगी जिन्हें तुम जैसे लोग बैंक के अंदर घुसने तक नहीं देते। अगर तुमने वहां अच्छा काम किया, तभी तुम्हारी नौकरी बचेगी। दीनानाथ जी ने कविता से कहा, बेटी, तुम भी याद रखना कि किसी के कपड़े उसकी पहचान नहीं होते। आज मैं तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर दोबारा ऐसा व्यवहार किसी भी ग्राहक के साथ हुआ, तो तुम इस बैंक में कभी नजर नहीं आओगी। दीनानाथ जी ने बैंक के सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, याद रखिए, यह पैसा, यह आलीशान इमारत और यह कुर्सियां सब अस्थायी हैं। अगर कुछ स्थायी है, तो वह है आपका व्यवहार। एक बैंक केवल रुपयों से नहीं चलता, बल्कि अपने ग्राहकों के भरोसे और उनके सम्मान से चलता है। इसके बाद दीनानाथ जी ने वरुण को निर्देश दिए कि बैंक की नीतियों में कुछ बदलाव किए जाएं, ताकि किसी भी बुजुर्ग या साधारण व्यक्ति को यहां आने पर गर्व महसूस हो, न कि शर्मिंदगी। दीनानाथ जी वहां से जाने के लिए मुड़े। बैंक के बाहर खड़ी एक साधारण सी टैक्सी में वह जाकर बैठ गए। जाते जाते उन्होंने वरुण से कहा, वरुण, मुझे उम्मीद है कि तुम इस बैंक को केवल लाभ कमाने की मशीन नहीं, बल्कि सेवा का केंद्र बनाओगे। उस दिन के बाद इंडस ग्लोबल बैंक की उस शाखा का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहां कोई भी कर्मचारी किसी ग्राहक को उसके कपड़ों से नहीं आंकता था। वरुण ने एक नया नियम बनाया कि हर बुजुर्ग ग्राहक को पहले पानी पिलाया जाएगा और उनकी समस्या का समाधान प्राथमिकता पर होगा। राजेश को अब तपती धूप में गांव की धूल भरी सड़कों पर काम करना पड़ रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि एक साधारण आदमी का जीवन कितना कठिन होता है और सम्मान की कीमत क्या होती है। कविता ने भी अपने व्यवहार में बहुत सुधार कर लिया था। दीनानाथ जी का यह सबक केवल उस बैंक के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण बन गया। उनकी यह कहानी जयपुर के कोने कोने में फैल गई। लोग कहने लगे कि मालिक हो तो ऐसा, जो जमीन से जुड़ा हो और अपने कर्मचारियों को सही रास्ता दिखाना जानता हो। आज भी जब कोई उस बैंक में जाता है, तो उसे वहां की दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड दिखता है, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, यहां इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी जरूरत और उसके सम्मान से होती है। दीनानाथ शर्मा जी ने साबित कर दिया कि सादगी में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने अपनी दौलत का अहंकार करने के बजाय उसे दूसरों को सिखाने का जरिया बनाया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बाहरी स्वरूप को देखकर उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कभी-कभी जिसे हम साधारण समझकर ठुकरा देते हैं, वही हमारे भविष्य का फैसला करने वाला निकलता है। दीनानाथ जी और वरुण के इस किस्से ने हजारों लोगों के दिल जीत लिए। वरुण आज एक सफल मैनेजर है और दीनानाथ जी के मार्गदर्शन में वह बैंक की कई नई शाखाएं खोल रहा है, जहां गरीब और अमीर के बीच की दीवार को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। दीनानाथ जी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि उन्होंने राजेश और कविता को जो सजा दी वह सही थी? और वरुण जैसे ईमानदार कर्मचारी के लिए आपकी क्या सोच है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम समाज में इस तरह के सकारात्मक बदलावों को और बढ़ावा दे सकें। यह कहानी हमें जीवन के हर मोड़ पर याद दिलाती रहेगी कि विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पद और पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन हमारा व्यवहार ही हमारी असली विरासत होती है। दीनानाथ शर्मा जी आज भी कभी-कभी बिना बताए किसी भी शाखा में साधारण कपड़ों में पहुंच जाते हैं, यह देखने के लिए कि क्या उनके बैंक की नीति का पालन हो रहा है या नहीं। अब वहां का हर कर्मचारी हमेशा सतर्क और विनम्र रहता है। इस कहानी का अंत सुखद रहा,
लेकिन यह हमें एक गंभीर संदेश दे गया। समाज में बदलाव तभी आता है जब हम खुद को बदलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली बार जब आप किसी बैंक या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाएं और किसी बुजुर्ग या साधारण व्यक्ति को देखें, तो उनकी मदद जरूर करें। क्या